आज सर होगी थी। अच्छा, चलो बॉन्ड पैरामीटर्स हेडिंग डालेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होंगे? ठीक, अब बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या क्या आता है बेटा? बॉन्ड पैरामीटर्स में आते हैं जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, है ना? क्या क्या आएगा इसमें? बॉन्ड लेंथ। ठीक, अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? देखो, जैसे दो एटम्स हैं, मान लो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये, ठीक, जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक, या अगर इसको हम ए लिखें तो क्या हो जाएगा? ए इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए, इट इज डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, it is distance between nuclei of two bonding atoms, it is distance between nuclei between two bonding atoms। ठीक है, इसके बाद फिर हेडिंग डालिए, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे ये कार्बन है ना, और इस कार्बन के साथ में मान लो चार हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, चार हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। ओके, तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? लिखो, इट इज एंगल, इट इज एंगल प्रेजेंट बिटवीन two adjacent bonds, two adjacent bonds with central atom, with central atom, central atom। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? यस सर। अच्छा, अब हेडिंग डालिए, फॉर्मल चार्ज हो गया था, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, है ना? हेडिंग डालिए, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसको बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी को बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलेंगे उसको? बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक, बॉन्ड इंथैल्पी लिखिए, द बॉन्ड इंथैल्पी इज द एनर्जी, द बॉन्ड इंथैल्पी इज द एनर्जी required to break 1 mole of bond
1 mole of bond present in molecule इसके बाद फिर हेडिंग है रेजोनेंस देखो जैसे हाँ जी, एक मिनट जरा बेटा, आ रहे हैं।
आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? बोलिए। अभिषेक, हर्ष, हेलो, आदितेश, कहाँ गए सब? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है? तो देखो इसमें हमने अभी बताया कि अगर ओजोन मॉलिक्यूल हम यहाँ पर देखें तो ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर। ओके, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप लोगों ने निकाला हुआ है फॉर्मल चार्ज है, निकाला है ना? बोलिए। हेलो, हेलो, यस सर। यस हर्ष? सर। अच्छा, यस सर। अब इसको देखो, इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट कर जाते हैं कभी कभी। तो जब इधर शिफ्ट कर जाते हैं तो देखो पहले एक स्ट्रक्चर ये था, दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ जाता है इसका? ऑक्सीजन। अब डबल बॉन्ड इधर आ गया, सिंगल बॉन्ड इधर आ गया, यानी जो नेगेटिव चार्ज अभी तक इधर था वो नेगेटिव चार्ज अब इधर आ गया। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहेंगे? इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये इसमें चेंज होता है और ये इसमें चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। ठीक, क्लियर? तो एक दूसरे की ये क्या कहलाएंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये क्लियर हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं? बोलो। हेलो, यस सर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनेंगे? इसका रीजन क्या है बनने का? बोलिए। बताओ भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बने? सर इन्हें वो करने के लिए, क्या नाम है, क्या? सर स्टेबल करने के लिए। स्टेबल करने के लिए। और दूसरी बात क्यों बने? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके किधर आ गए? इधर आ गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बात समझ आई बेटा? ठीक, चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर दोज, the resonance structures are those which are formed due to delocalization of pi electrons to provide extra stability to the compound. ठीक, अब देखो आगे हेडिंग डालो, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर जो इन दोनों का मिक्सचर बनता है, इन दोनों को मिलाकर जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसको और इसको मिलाकर जो स्ट्रक्चर बना उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे देखो, सॉरी, ऑक्सीजन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक। अब दोनों की तरफ यहां पर आधा डबल बॉन्ड इधर बनेगा और आधा डबल बॉन्ड इधर बनेगा। अब इसकी वजह से
डेल्टा नेगेटिव इधर भी आएगा, डेल्टा नेगेटिव इधर भी आएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बना? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा? सर ये ओ के लिए या सभी उनके साथ हो सकता है, एटम्स के साथ? जहां पर भी रेजोनेंस बन रहा है, अभी पहले इसका लिखो तो अभी दूसरा और भी बताते हैं एग्जांपल। कोई ऑक्सीजन जरूरी ही नहीं है बेटा, ठीक, कि ऑक्सीजन के बीच में ही हो। आदितेश समझ में आया बेटा? सर हाइब्रिड का एक बार डेफिनेशन। देखो हाइब्रिड का डेफिनेशन अच्छा लिख लो। द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर दोज, the resonance hybrid structures are those which are formed by mixing all the resonance structures, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये SO3 में तो तीनों में डबल बॉन्ड बना रखा है इसने। किसमें? SO3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तीनों में बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड। SO3 में एक में माइनस होगा, एक में पॉजिटिव होगा, ये चेक कर। किसमें क्या कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे। सर वो कहना चाहता है कि सर दोनों जो ये डबल बॉन्ड है दोनों साइड में बना रखा है उसने ओ के साथ। दोनों के साथ नहीं बनता, यहाँ आधा इधर बनेगा आधा इधर बनेगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा, है ना? क्योंकि अगर दोनों के साथ बना दिया तो इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? इस ऑक्सीजन के फिर कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाँ क्या दिखा रहा है आदित्य? SO3 में, SO3 अलग चीज है। SO3 में देखो बता रहा है क्या है SO3 का, बना रहे हैं अभी। तीनों में एक ही जैसा बना रखा है। हाँ हाँ फिर दिखा से रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं क्या है SO3 का। हो गया? देखो देखो क्या है इसमें। अगर SO3 की बात करें तो सल्फर के पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 4 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, है ना? और ये 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ये देखो 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो तीनों के साथ ये डबल बॉन्ड बना सकता है ना? क्या हो गया? सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहां तो परमानेंट बन सकते हैं क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगे, 2 यहां लगे, 2 यहां लगे, ऑक्सीजन के साथ 2-2 की पेयरिंग हो गई, इसलिए यहां परफेक्ट डबल बॉन्ड बन सकता है। ये अलग केस है, ये रेजोनेंस का केस नहीं है। समझ आया? ये जो है नहीं, ये रेजोनेंस नहीं है क्योंकि यहां तो डबल बॉन्ड है ही हर जगह। भाई यहां पर तो एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो जब एक ही स्ट्रक्चर बनता है तो रेजोनेंस थोड़ी ना होगा। जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं तब रेजोनेंस आता है, ठीक। जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आएगा तब रेजोनेंस आएगा। ओके, अच्छा एक और देखो रेजोनेंस का एग्जांपल।
रेजोनेंस का एग्जांपल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और डबल बॉन्ड जो बन रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन। कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बनता है डबल बॉन्ड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक स्ट्रक्चर इसका और पॉसिबल होता है जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये इस तरीके से, है ना। तो यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज। दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक तीसरा स्ट्रक्चर और भी बनता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 लोन पेयर इधर और 2 लोन पेयर इधर, ठीक। ये नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये अभी बता रहे हैं, देखो। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 3। समझा बेटा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तीनों ही स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ओके। अब देखो डबल बॉन्ड कब बना, जब यहां पर ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा दिए इसके साथ। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लगाए, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं टोटल, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसके पास लगा दिए, कार्बन के साथ लगा दिए डबल बॉन्ड बनाने में, ठीक। कार्बन ने कोई भी नहीं लगाए हैं अपने। फिर इसमें देखो, अब कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए लेकिन ऑक्सीजन ने नहीं लगाए, तो इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया, है ना। और तीसरा, जब यहां पर कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाए हैं, और ऑक्सीजन ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं इसमें, तब क्या आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से समझो इसको, इंपॉर्टेंट है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्लियर हुआ सबको अच्छे से। अब देखो हेडिंग डालो, फेवरेबल कंडीशन फॉर रेजोनेंस, यानी कि किन कंडीशन में रेजोनेंस होता है। हेडिंग डालो। सर एक बार बता दो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी और भी समझाएंगे बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला भी हमने आपको बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 स्ट्रक्चर्स बने, जैसे कि तुमने देखा था। पहला स्ट्रक्चर तब बन रहा था जब कार्बन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया बॉन्डिंग में, और ऑक्सीजन ने क्या किए, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक। समझ आया। ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाकर। तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर तब बन रहा है जब कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लगा दे रहा है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ने इस बार कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाए सर लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? है। ये पॉसिबल कैसे कि कार्बन अपने कार्बन अपने लगा नहीं रहा और ऑक्सीजन अपने बॉन्ड से कर दे रहा है 1 पेयर से।
ये ऐसा तब हो रहा है बेटा। बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा रहे हैं दोनों डबल बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ, यहाँ पर देखो, इसने ऑक्सीजन ने लगाया ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन ने कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसलिए कार्बन पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन निगेटिव हो गया। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेबल नहीं है, लगातार बदल रहे हैं। ये इसमें चेंज हो रहा है और ये इसमें चेंज हो रहा है। ठीक, फिर तीसरा स्ट्रक्चर जो बनाया था अभी हमने, तीसरे स्ट्रक्चर में हमने बताया कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन ने अपने 3 लोन पेयर में से 2 लोन पेयर यहां लगा दिए डबल बॉन्ड बनाने में। तो इसके पास बचा कितना? 1। ठीक, तो ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए इसलिए नेगेटिव चार्ज। समझ आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर जो आपने, हाँ बोलो सर जो अपना बॉन्ड मतलब बनाने के लिए जो शेयर करेगा उस पर ही तो प्लस आएगा ना? देखो वही तो कह रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन हटेंगे उसके पास पॉजिटिव, जिसके पास पहुंचेंगे उसके पास नेगेटिव। ओके सर, समझ गया। हर्ष पैरामीटर का मतलब क्या होता है? है? बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड डायमीटर मतलब नहीं होता है, बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड की लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या हुआ? एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच की दूरी। ठीक, सर बॉन्ड पैरामीटर के बारे में। बॉन्ड डायमीटर नहीं होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ होती है। पैरामीटर सर, पैरामीटर। हाँ, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड को किन किन चीजों से नापा जाता है। तो बॉन्ड को नापने के लिए बॉन्ड एनर्जी हो गई, बॉन्ड लेंथ हो गई, पैरामीटर मतलब उसके यूनिट्स, उसकी डायमेंशंस। ठीक, तो किसी भी बॉन्ड से रिलेटेड क्या क्या होता है? उसकी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एंगल होता है, इसी को बॉन्ड पैरामीटर बोला जाता है, इन तीनों चीजों को। सर अब तक क्या करा है आपने? बेटा अभी हम बता रहे हैं, आज आपको लेट कैसे हो गई? सर वो क्लास लंबी चली थी, केमिस्ट्री की क्लास हो रही था, लंबी चली क्लास। अच्छा, केमिस्ट्री से टकरा गई? हाँ सर। अच्छा, कोई नई रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है ना? इससे पहले अभी जो है जहां हमने छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट किया है बॉन्ड पैरामीटर से। हाँ तो सर। बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गई, बॉन्ड एंथैल्पी, इसके बाद फिर रेजोनेंस बता रहे हैं। सर आपने जो असाइनमेंट भेजा था वो भी डिस्कस कर लो। अच्छा चलो वो भी देख लेंगे, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा था उसका। बाकी सबने किया है? सबने किया भी नहीं हमको लग रहा है। सर असाइनमेंट सर सेंड करा मैंने था तो आपने? भेज दिया था आपको। हाँ, ग्रुप पे ही भेजा था। मैंने भेज दिया था। चलो अभी डिस्कस कर लेंगे जो है उसमें। देखो इसमें अब क्या रेजोनेंस में क्या होता है? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से किसी भी कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं इस समय। कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन के, देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 3 लोन पेयर होते हैं, जिसमें से इसने 1 लोन पेयर लगा दिया बॉन्ड बनाने में, डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, कार्बन ने कोई नहीं लगाया है, ऑक्सीजन ने अपने 2 लगाए हैं यहाँ पर, इसलिए कोई चार्ज नहीं आया। फिर दूसरा स्ट्रक्चर बना जिसमें कार्बन के लोन पेयर में से 1 लोन पेयर लगा दिया गया बॉन्ड बनाने में। ठीक, और ऑक्सीजन ने कोई भी नहीं लगाया है, तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंचा इसलिए नेगेटिव चार्ज, कार्बन से हटा इसलिए पॉजिटिव। फिर तीसरा स्ट्रक्चर बना जिसमें कार्बन ने भी अपना 1 लोन पेयर लगाया है और ऑक्सीजन ने 2 लोन पेयर लगाए हैं, ये इस तरीके से। तो कार्बन नेगेटिव हो गया और ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। ठीक, बात समझ आई बेटा? तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। एक और देखो जरा, नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O। N2O
अब इसका पहला देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो पहला बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचे? देखो 3 लोन पेयर बचे, है ना। इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4, 1 2 3 4, और बना कितना सकता है? नॉर्मली 3 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 बॉन्ड ज्यादा बन गया ना। तो ज्यादा बनने की वजह से इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने ज्यादा लगा दिए। क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहां पर इस नाइट्रोजन के पास इसके लोन पेयर ऐसे के ऐसे बचे हुए हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर बना नाइट्रस ऑक्साइड का। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर क्या हो रहा है? नाइट्रस एसिड में HNO2 में, नाइट्रस एसिड तो बनाया ही नहीं हमने, दूसरा बना दिया हमको लग रहा है। ठीक तो है ना। फिर देखो दूसरा बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन यहां पर 2 लोन पेयर बचा लेता है। कितने बचा लिए इसने? 2 लोन पेयर बचा लिए, और नाइट्रोजन के साथ यहां पर इसने डबल बॉन्ड बना दिया, और ऑक्सीजन के साथ भी यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक, अब इसकी वजह से ऑक्सीजन के पास केवल 2 लोन पेयर बचे। ये नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया और ये नाइट्रोजन नेगेटिव हो गया। समझ में आया बेटा सबको ये स्ट्रक्चर? बोलो। सर पर ऑक्सीजन के पास तो 8 होने चाहिए ना। पर ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, 4 ही है उसके पास तो बचे, 6 सॉरी। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए इसने ना भाई। तो सर 6 हुए ना टोटल। हाँ तो 6 ही तो होते हैं। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ सर 6 हुए। वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो वही 6 दिखा रहा है ना। अब अगला स्ट्रक्चर बना जिसमें ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ, और इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक, अब जब ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी तो ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड बनाने पर यहाँ पर इसके पास लोन पेयर बचेगा केवल 1, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास चले आए इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक, अब साइड वाले नाइट्रोजन के पास देखो कितने लोन पेयर आ गए? 2 6, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। समझ आया बेटा? और कितना नेगेटिव हुआ? 2 नेगेटिव आए इसके पास, क्योंकि 2 लोन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा आ गए। ध्यान से देखो इसके स्ट्रक्चर को सबको, जो ना समझ आ रहा हो पूछो। ये सब इम्पोर्टेंट है, अभी समझ नहीं आया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं सर। एक ही कंपाउंड के 2-3 वो क्यों बना रहे बॉन्ड? क्यों बन रहे हैं? देखो ध्यान से देखो, इसलिए बन रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि सबके पास लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन के पास भी है, इस नाइट्रोजन के पास भी है, इस ऑक्सीजन के पास भी है। ठीक, अब होता यह है कि जब कंपाउंड बनता है ना, तो एक बार तो ये अपने लोन पेयर लगा देता है बॉन्डिंग में, है ना। एक बार ये अपने लोन पेयर लगा देता है बॉन्डिंग में, एक बार ये 1 लगाता है, एक बार ये 2 लगाता है, और एक बार ये अपने लोन पेयर लगा देता है। मतलब बारी बारी से सबके लोन पेयर इस्तेमाल होते हैं। समझ आया? अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर केवल एक ही एटम अपना लोन पेयर लगा देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जबकि दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये बारी बारी से अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनको बॉन्डिंग में इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक, इसकी वजह से एटम के ऊपर कोई परमानेंट चार्ज भी नहीं आने पाता, और वो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल भी हो जाता है। दोनों काम हो जाते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बने? रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसीलिए बने कि जिससे कि मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ सके। क्लियर हुआ बेटा?
हाँ सर। समझ आया? अच्छा, जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम लोग 3 लोग हो, है ना? अब 3 लोग, मान लो तुम लोग पिज्जा पार्टी करने गए। कहाँ गए? बोलो अभिषेक। पिज्जा पार्टी। पिज्जा पार्टी करने, है ना? 4 लोग हो, चलो 4 लोग हो, चारों लोग अभी पिज्जा पार्टी करने गए आप लोग, ठीक? अब पिज्जा पार्टी करने में आप लोगों को मान लो 400 रुपए लगते हैं, ठीक? और आपने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है कि महीने के अंदर 4 संडे पड़ते हैं, है ना? तो 4 संडे हम लोग जाएंगे पिज्जा पार्टी करने। क्लियर? तो अगर पिज्जा पार्टी आपको महीने भर करनी है और ये देखना है कि 400 रुपए से ज्यादा खर्च भी ना हो किसी एक बंदे का, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हर एक संडे को स्पॉन्सर कर लीजिए आप लोग, है ना? एक संडे को आदितेश दे रहा है, एक संडे को अभिषेक दे रहा है पार्टी, दूसरे संडे को क्या नाम है, अंश दे रहा है, और तीसरे संडे को हर्ष दे रहा है ना? तो इससे